इस बात में कोई शक नहीं है कि जापान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरे देशों के मुकाबले काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के आम नागरिकों की सोच और लाइफस्टाइल भी दूसरे देशों के नागरिकों के मुकाबले अलग होती है। जापान में दुनिया का पहला समुद्र के ऊपर बना एयरपोर्ट है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। लेकिन इस एयरपोर्ट को जिस मकसद से बनाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया और आज की तारीख में ये एयरपोर्ट डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। आखिर क्या हुआ था जापान के इस फ्लोटिंग एयरपोर्ट के साथ, जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है। जापान का फ्लोटिंग एयरपोर्ट। जापान वो देश है जिसने दुनिया में सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया था और उसकी देखा देखी दूसरे देश भी तेज रफ्तार ट्रेनों को बना रहे हैं। इस देश में बहुमंजिला इमारत से लेकर ब्रिज, रेलवे स्टेशन और साइकिल स्टैंड तक हर जगह पर टेक्नोलॉजी और बेहतरीन इंजीनियरिंग के नमूने देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ के नागरिकों की लाइफ इतनी अच्छी और सुरक्षित है कि 5 साल का बच्चा अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जापान या फिर वहाँ रहने वाले लोगों को कभी भी फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया के सामने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पेश किया जाता है जो चर्चित होती हैं। इसके अलावा भी जापान में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें बनाते वक्त गलती हुई थी और इसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और पैसा डूब गया था। जापान में समुद्र के ऊपर बने एयरपोर्ट को भी उन्हीं फेल प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसे देश का सबसे लोकप्रिय स्थान बनाने का फैसला किया गया था। इस फ्लोटिंग एयरपोर्ट का नाम कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो समुद्र किनारे से 4 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के ऊपर बनाया गया है। वैसे तो जिस इलाके में ये एयरपोर्ट है उसके इर्द गिर्द पहले से ही 3 एयरपोर्ट बने हुए थे, लेकिन जापान की बढ़ती आबादी और पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए एक बड़े एयरपोर्ट की जरूरत महसूस हो रही थी, जबकि पुराने एयरपोर्ट का आकार बढ़ाना संभव नहीं था। वहीं कंसाई में जो जमीन थी उसमें किसान खेती करते थे, लिहाजा उन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया था। सरकार के पास एयरपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ समुद्र ही बचा था, जिसके लिए ओस्का बे को चुना गया था। इस जगह पर समुद्र काफी ज्यादा गहरा था, लिहाजा एयरपोर्ट को सीधा पानी की सतह पर खड़ा नहीं किया जा सकता था। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए पानी के ऊपर एक कृत्रिम आइलैंड बनाने का फैसला किया गया, जिसे बाद में मानव निर्मित पुल से जोड़ा जाना था। इस आइलैंड को बनाने का काम साल 1987 में शुरू हो गया था, जबकि उस समय प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $8 बिलियन का बजट तय किया गया था। लेकिन जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह से खत्म हुआ तब तक ये बजट $20 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका था। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए समुद्र के ऊपर 2 आइलैंड बनाए गए थे, जिसमें से एक आइलैंड की लंबाई 4 किलोमीटर और दूसरे आइलैंड की लंबाई 5 किलोमीटर के आसपास थी। इस आइलैंड को सी वॉल की मदद से कवर किया गया था, ताकि समुद्र की तेज लहरों की वजह से रनवे या एयरपोर्ट को नुकसान ना पहुंच सके। जिस जगह पर आइलैंड और एयरपोर्ट बनाने का काम किया जा रहा था, वहां समुद्र 30 फीट तक गहरा था, लिहाजा इस गहराई को भरने के लिए पहाड़ों से 750 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी की खुदाई की गई थी, जिसे बड़े बड़े ट्रकों में भरकर समुद्र तट तक पहुंचाया गया था और फिर मशीनों की मदद से उस मिट्टी के जरिए आइलैंड को बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन समुद्र के ऊपर आइलैंड या एयरपोर्ट बनाने का काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस दौरान समुद्र की तलहटी पर बनने वाला कीचड़ एयरपोर्ट की नींव को कमजोर कर सकता था। जब उस कीचड़ की टेस्टिंग की गई तो जानकारों ने बताया कि एयरपोर्ट 19 फीट की गहराई तक अंदर धंस सकता है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ये एयरपोर्ट 25 फीट की गहराई तक अंदर चला जाएगा।
इंजीनियर्स को आइलैंड और एयरपोर्ट की नींव इस तरह से तैयार करनी थी कि अगर वो अंदर की तरफ धंसता है तो उसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंच सके। इंजीनियर्स ने प्रोजेक्ट के बजट को ध्यान में रखते हुए आइलैंड की नींव को 19 फीट की गहराई तक धंसने लायक तैयार किया था, जो आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। इस प्रोजेक्ट के तहत समुद्र की रेत को सख्त बनाना था ताकि उसके ऊपर आइलैंड को खड़ा किया जा सके। इसके लिए समुद्र के अंदर 10 लाख ड्रिलिंग पाइप डाले गए थे, जिनसे पैदा होने वाले वाइब्रेशन की वजह से रेत में हलचल पैदा हुई और वो इकट्ठा हो गई और एक सख्त फ्लोर बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद ड्रिलिंग पाइप को बाहर निकालकर उनकी वजह से बने होल्स में रेत डाल दी गई थी, जबकि इस रेत के फ्लोर को सुरक्षित रखने के लिए किनारों में सी वॉल बनाई जा रही थी। इस सी वॉल को बनाने के लिए 48,000 कंक्रीट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से आइलैंड की हाइट सी लेवल से 65 फीट तक ऊंची हो गई थी। इस तरह 1990 के दशक तक समुद्र के ऊपर कृत्रिम आइलैंड बनकर तैयार हो गया था, जिसे अब एक एयरपोर्ट में तब्दील करना था। इसके लिए आइलैंड पर एयरपोर्ट बिल्डिंग के साथ रनवे बनाने का काम शुरू हो गया था, जबकि दूसरी तरफ आइलैंड को ओस्का की मेन जमीन से जोड़ने के लिए पुल भी बनाया जा रहा था। इस पुल को बनाने में तकरीबन $1 बिलियन का खर्च आ गया था, जबकि एयरपोर्ट का काम अभी भी चल रहा था। इस दौरान आइलैंड की जमीन पानी में 34 फीट तक नीचे धंस चुकी थी, जिसे समुद्र की सतह से 65 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। इस बात से ये तो तय हो चुका था कि समुद्र के ऊपर बनाया गया आइलैंड और एयरपोर्ट अंदर धंसेगा, लेकिन इंजीनियर्स को ये लग रहा था कि एयरपोर्ट सिर्फ 19 फीट की गहराई तक ही अंदर धंस सकता है। लेकिन आइलैंड की जमीन 34 फीट तक अंदर धंसने के बाद इंजीनियर्स को चिंता सताने लगी थी, क्योंकि अगर आइलैंड की जमीन सी लेवल के बराबर पहुंच जाएगी और उसके बाद भी आइलैंड अंदर धंसता रहेगा तो उसके पानी में डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। जब एयरपोर्ट के धंसने को लेकर रिसर्च की गई तो इंजीनियर्स ने बताया कि एयरपोर्ट 50 साल के अंतराल में धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसेगा, लेकिन 13 फीट की ऊंचाई पर जाकर ठहर जाएगा। इससे एयरपोर्ट के डूबने का खतरा नहीं होगा, जबकि उसकी नींव भी पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस जगह पर इंजीनियर्स का अनुमान गलत निकला, क्योंकि वो जिस घटना को 50 साल के अंदर होने की उम्मीद जता रहे थे वो आगामी 10 साल में ही पूरी हो गई थी। दरअसल एयरपोर्ट बनने के 10 साल बाद ही वो समुद्र में 13 फीट की गहराई तक धंस गया था, जबकि उस वक्त तक टर्मिनल 2 का उद्घाटन तक नहीं हुआ था। ये एयरपोर्ट सी लेवल के बेहद नजदीक पहुंच चुका है, जिसे समुद्री लहरों और तूफानों का खतरा रहता है। वहीं साल 2056 तक कांसाई एयरपोर्ट पूरी तरह से सी लेवल की चपेट में आ जाएगा, जिसके बाद इसे पानी से डूबने से बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इस एयरपोर्ट को डूबने से बचाने के लिए सी वॉल को ऊंचा किया जा रहा है, जिसमें अब तक $150 मिलियन का खर्च आ चुका है। लेकिन ये सी वॉल समुद्र के बीचों बीच खड़े एयरपोर्ट और आइलैंड को कब तक सुरक्षा देगी, इसे लेकर कोई सटीक दावा नहीं किया जा सकता है। वहीं एयरपोर्ट को डूबने से बचाने के लिए उसकी फाउंडेशन को हर 2 साल बाद ऊपर उठाया जाता है, जिसके लिए एयरपोर्ट पर हाइड्रोलिक जैक्स लगाए गए हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके कांसाई एयरपोर्ट को साल दर साल डूबने से बचाया जा रहा है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये एयरपोर्ट किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं है। खासतौर से तूफान और समुद्र का सी लेवल बढ़ जाने की स्थिति में कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि इस दौरान कुछ घंटों के लिए समुद्र का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सारा पानी एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है। एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाती है, जबकि वहां किसी तरह की सर्विस नहीं होती है। इस एयरपोर्ट को जापान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और आम नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू करना चाहती थी। वो एयरपोर्ट आज की तारीख में देश का सबसे खर्चीला एयरपोर्ट बन चुका है।
भले ही जापान सरकार कंसाई एयरपोर्ट को डूबने से बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रही हो, लेकिन इस बात को हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि एक ना एक दिन ये एयरपोर्ट पानी में डूब जाएगा। यही वजह है कि आम नागरिक या फिर पर्यटक इस एयरपोर्ट पर लैंड या टेक ऑफ होने वाले फ्लाइट से सफर करने से परहेज करते हैं, जिसकी वजह से कांसाई एयरपोर्ट पर सिर्फ व्यापार से संबंधित हवाई जहाज़ों की एंट्री सबसे ज़्यादा होती है। वहीं जापान सरकार इस एयरपोर्ट के डूबने से पहले कोई नया ऑप्शन तलाश कर रही है ताकि कांसाई में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़ा किया जा सके। लेकिन जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते सी लेवल की वजह से इस काम में परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट पानी में भी धंसा तो सी लेवल ज्यादा होने की स्थिति में पानी खुद एयरपोर्ट को अपनी चपेट में ले लेगा। इससे न सिर्फ एयरपोर्ट की नींव कच्ची होगी बल्कि उसके कंस्ट्रक्शन को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा रनवे और दूसरी जगहों पर पानी भर जाने की स्थिति में उसे साफ करने और एयरपोर्ट को दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए काफ़ी पैसे, समय और ऊर्जा खर्च होती है, जिसकी वजह से कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जापान का सबसे फेल प्रोजेक्ट माना जाता है। भले ही इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में समुद्र के ऊपर तैरते हुए इस एयरपोर्ट का कोई खास इस्तेमाल नहीं रह गया है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जापान का फ्लोटिंग एयरपोर्ट कौन सा है और ये देश का सबसे फेल प्रोजेक्ट क्यों कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।